Hello and welcome to my YouTube channel Learn with Veer. My name is Akash Veer and in this video series we are learning some short tricks. These short tricks are related to solve physics. Okay, so we are learning physics short tricks. This is, I guess, trick number 8 or 7. So in this trick we are going to learn about some graphs, okay, and the chapter is going on electricity, current electricity. Okay, so let us begin. We are going to learn some graphs. कुछ दो चार ग्राफ्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा and then we will try to find out the answer of some questions which were previously asked. ओके, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है. करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले इसके अंदर जो ग्राफ आता है विच इज वेरी इजी एंड वेरी बेसिक इज V इक्वल टू R टाइम्स I और V इक्वल टू IR which is we all know is related to Ohm's law. Okay, in this equation if we draw the graph of I versus V, or in this equation I'll write what the equation we write is y is equal to mx. Okay, so generally this y is vertical and this m is the slope of the graph and x is this horizontal. Okay, so in this equation we are going to write y vertical, I in this way, and this is the graph. V equals IR. Done. It is matching with y is equal to mx plus c, linear equation. Okay, second thing is अगर आपका जो I है करंट वेरिएबल है, इन केस ऑफ जो हम रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तब उसके अंदर ये करंट की इक्वेशन हो सकता है हल्की फुल्की ऐसी कुछ आ जाए, V एंड I. जनरली उस केस में क्या होता है, V इस तरफ लेते हैं और I इस तरफ लेते हैं, V I. ओके, तो उन केस में अगर हमें इक्वेशन निकालनी है रेसिस्टेंस की, तो डायनामिक रेसिस्टेंस वहां पर किसी भी एक पॉइंट पर निकल कर आएगा. वो हर पॉइंट पर अलग है. यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ रेजिस्टेंस अलग है. तो उस केस में एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं होता. इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, डायोड बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स. तो डायोड, ट्रांजिस्टर या ट्रायोड या थायरिस्टर्स, ऑल दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स हम उनको बोल सकते हैं, या फिर नॉन ओमिक डिवाइसेस, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो V इक्वल्स IR या I इक्वल्स V बाई R. ठीक है, तो इस केस में आपका जो स्लोप होगा, इस वाले में स्लोप इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, इस वाले में स्लोप इज इक्वल टू डायनामिक रेसिस्टेंस. ठीक है, अगर मैं VI उल्टा प्लॉट कर दूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, डायनामिक रेसिस्टेंस, या इंस्टेंट किसी टाइम पर रेसिस्टेंस आएगा, वो डेल्टा R निकल कर आता है, डेल्टा R. ठीक है, हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी. ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं. दूसरी इक्वेशन मैं निकाल के लाता हूं. अपने पास एक इक्वेशन होती है I is equal to NEA VD, where VD is the drift velocity, A for area and N for number of charge carriers per unit volume. Okay, तो अगर इस केस में मैं क्वेश्चन निकालता हूं किससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड. ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा होगा कि अगर एरिया बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा. ठीक है, मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं ऐसे, और ये एक मेरे पास इस टाइप का कुछ कंडक्टर है. ये कंडक्टर हो गया, बहुत ज्यादा गंदा बन गया, ये कंडक्टर हो गया. तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट ऐसे जाएगा. अब इस क्वेश्चन में ये है कि ये पॉइंट है P और ये है पॉइंट Q, इस तरफ वाले पॉइंट P और इस तरफ वाला पॉइंट Q. तो क्या जब हम लेफ्ट से राइट, इसको डिस्टेंस में L बोल देता हूं,
तो क्या अगर हम यहाँ पे L की तरफ जाएंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा। नॉर्मली इस इक्वेशन की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए। इस तरफ x है, अगर x में हम इस तरफ जा रहे हैं, ये x है। अगर इसके कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस हम ऐसा जा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो करंट क्या होना चाहिए, करंट बढ़ना चाहिए। और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कंडक्टर ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड थ्रू एक कंडक्टर जो कि मेटालिक कंडक्टर है, करंट एक बार जितना एंटर हो जाता है एग्जिट भी उतना ही होता है। तो इसमें करंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। ओके, कहीं ना कहीं आप ऐसा मान सकते हो, अगर यहां से ये एरिया बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो डाउन हो जाता है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी और आपका जो करंट है आई वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रह जाएगी बात। तो अगर मैं यहाँ पर इधर से इधर चल रहा हूँ, मैं येलो कलर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ और यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 और x बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये x और हो गया, ये करंट हो गया। तो करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एरिया, एक बार लगा दिया जाए तो, ठीक है। करंट एरिया पे डिपेंडेंट कब आएगा, जब आप रेसिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आओगे। कैसे, जब आप बोलते हो आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर है ये, ठीक है, और इसमें भी अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस आपका करंट कुछ है, मान लेते हैं आई है, और आपने अब एक और कंडक्टर लगा दिया दूसरा सेम मेटल का है, बट इसका एरिया आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इन दिस केस ये जो करंट आई है और ये जो करंट आई डैश है, इन दिस केस आई इज लेस देन आई डैश, क्योंकि यहां पर रेसिस्टेंस कम्स इनटू प्ले। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, बिकॉज वी नो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट गया, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अलग अलग डायग्राम में अगर सेम पोटेंशियल है दोनों के अक्रॉस ई, तो करंट बढ़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का अलग है। मैं फिर से इसका एक बार कॉम्बिनेशन लेता हूं, देखो अगर मैं ये करूं तो ऐसा, यहां पर अगेन आपका एक ईएमएफ लग गया, क्योंकि दोनों के दोनों कंडक्टर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो जो रेसिस्टेंस होगा वो ओवरऑल पूरे का एक रेजिस्टेंस लगकर आपके पास एक ही करंट आएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, या यहां पर वी है तो वी बाई आर। अगेन जो करंट इसमें, मान लो इसमें करंट 2 एम्पेयर जा रहा, तो इसमें से भी 2 एम्पेयर ही जाएगा। क्या चीज अलग होगी, एक और टर्म होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है आई इज इक्वल टू, नहीं करंट डेंसिटी को जे बोलते हैं, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो इसका करंट डेंसिटी अलग है और इसका करंट डेंसिटी अलग है, क्योंकि दोनों के एरिया अलग अलग है, बट करंट दोनों में सेम रहेगा। ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट अगर इनको अलग अलग लगाया जाए तब इनका करंट वेरी करता है, ठीक है। ओके, कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं, आई नोटेड एंड आई थॉट कि उन्हें शेयर करना चाहिए, क्योंकि लगता है गड़बड़ हो रही है। तीसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम टाउ, ठीक है, ई ई बाई एम टाउ। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, तो आपके पास मैं बता रहा था चलिए मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि डिवाइड कर रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में खुद भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, ई ई बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई, तो ई से ई कट गया। तो यहां पर आपके पास एक और इक्वेशन मैं बनाता हूं, किसकी ड्रॉ हो जाएगी, ये मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पहले कुछ मोबिलिटी थी, बाद में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, तो मोबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो मोबिलिटी अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज फ्रॉम दिस, देखो आपको फिर बता, देखो म्यू क्या है, म्यू मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट यू मस्ट नो दैट ऊपर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाला ये भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों चीज का रेशियो बराबर रह गया। मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले 5 थी
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास था मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 थी और इलेक्ट्रिक फील्ड था 2, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो 10/2 कितना हो गया 5, मोबिलिटी की वैल्यू आ गई 5। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया तो ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल यानी कि 2 की जगह कितना हो गया 4, अगेन आपका आंसर कितना आया 5। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ऊपर मोबिलिटी डिपेंडेंट नहीं करती, मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों का रेशियो रिमेन सेम, मोबिलिटी रिमेन्स सेम। आगे चलते हैं, एक और इक्वेशन आपने पढ़ी होगी R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और यहां हो जाएगा रो इज इक्वल टू R A बाई L। ठीक है, तो क्या 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 एरिया बढ़ाने या घटाने से, लेंथ बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगेन अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इटसेल्फ इज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक कंडक्टर की जब उसका जो एरिया अगर मैं लूं, एक यूनिट एरिया का डब्बा और उसकी हाइट भी यूनिट एरिया ही है, तो उस डब्बे का अब आप एरिया लोगे तो एरिया आ जाएगा 1, लेंथ लोगे तो लेंथ आ जाएगी 1, रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो, तो 1/1 कट गया और यहाँ पर रो की वैल्यू आ गई R। तो रेसिस्टिविटी एक्चुअली इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल व्हेन इट्स यूनिट्स आर, व्हेन इट्स एरिया एंड इट्स लेंथ आर इन यूनिट। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। गॉट इट? आगे चलते हैं, आगे एक और बहुत तगड़ी इक्वेशन है। अगर ये कोई रेसिस्टेंस है बाहर का R और ये है यहाँ पर आपके पास कोई EMF का सोर्स और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो इसमें करंट कितना होता है जी? KVL अप्लाई करेंगे, लूप घुमाओ, IR E, ये R हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो E है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR प्लस I इंटू R, E इज इक्वल टू IR प्लस IR। यहां पर क्वेश्चन है कि अगर यहां वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V है, रेजिस्टेंस क्या है V, तो V का और क्या बोलते हैं इसमें, रेजिस्टेंस अगर बढ़ाने या घटाने से V पर क्या फर्क पड़ेगा, V पर, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप R को बढ़ाओगे तो V क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, राइट? तो यहां पर आपकी V और R की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगेन ये है V और ये है R, ये ऐसी दिख रही है। अगर R वेरी कर पा रहे हो तो आपने R चेंज करे तो क्या R बढ़ाने से ये इक्वेशन आएगी? तो इसका आंसर भी है गलत। इसकी इक्वेशन बड़ी अजीब और गरीब है, देखना आप एक बार समझ में आएगी आपको। मैं यहां से निकालता हूं, ये जो IR है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V, IR की वैल्यू क्या होगी V, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से आपके पास E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू स्मॉल r, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स का। यहां पर जो R की ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी V, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, अच्छा I की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक्चुअली I की वैल्यू क्या होती है, टोटल EMF जो कि E है और टोटल R प्लस R, यही होगी I की वैल्यू, है ना? यहां से अगर मैं इसमें वैल्यू निकालूं कि R पे डिपेंडेंसी कैसे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और इस R की जगह, इस I की जगह मैं क्या लिख देता हूं, ये वाले टर्म लिख देता हूं, तो E माइनस V इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R इंटू स्मॉल r। ठीक है, ठीक है। अब इस वाली चीज को मैं V को वहां ले जाऊं और इसको यहां ले आऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा E माइनस E बाई R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू V। ओके, और ध्यान से देखो E अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस
या नॉर्मली लेते हैं, इसी से अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले समझते हैं इसको। तो ये वाली लाइन आपका ग्राफ ड्रॉ करेगी। अब बताओ इस इक्वेशन में अगर आपका r क्या होता है, 0 होता है या मिनिमम होता है, जैसे r 0 हुआ ये वाली टर्म क्या हो गई, ई आर डिवाइडेड बाई आर, ई आर डिवाइड बाई आर, और r से r कैंसिल हो गया, e माइनस ई क्या हो गया 0। यानी कि आपने जैसे ही बाहर का रेसिस्टेंस डाउन किया आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि हमें नॉर्मली दिख भी रहा है। लेकिन इसका ग्राफ कैसे होगा, जैसे जैसे आप r बढ़ा रहे हो यहाँ पर जो v है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी इसमें, ठीक है। ये जो ग्राफ आता है इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे एक मैक्सिमम वैल्यू पर, ठीक है। ये हो गया आपका r और ये हो गया v, एक मैक्सिमम पॉइंट पर इस लाइन के अक्रॉस चलेगा, ठीक है। ये ना कि ये वाली इक्वेशन जो मैंने पहले दिखाई थी, ना ही कोई और, ठीक है। एक और इक्वेशन देखते हैं, बस एक और छोटी सी। अगर मैं सीरीज में इन बल्ब्स को, इन सोर्सेस को लगाऊं 1 2 3, और यहां पर मैंने लगा दिया रेसिस्टर 1 R एक्सटर्नल, और इनका सबका E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E और R, E और R। तो अगर मैं बैटरीज को बढ़ा दूं तो करंट बढ़ेगा, जनरल सेंस यही कहता है भाई। E आप बढ़ाए जा रहे हो, E बढ़ाए जा रहे हो, और रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, E बाई R, करंट क्या हो जाएगा E बाई R, ठीक है। तो इस केस में क्या आपके करंट की और EMF की इक्वेशन, E जो E लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी ये होगी, अगर E बढ़ाया तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा कुछ। या मैं E की जगह लिख देता हूँ N, नंबर ऑफ EMF सोर्सेज। अगर पहले 3 थे, बाद में 4 हो गए, 5 हो गए, तो अगर नंबर ऑफ EMF बढ़ा रहा हूं उससे करंट बढ़ेगा। ये इक्वेशन भी गलत साबित होगी। कैसे? क्योंकि देखो जैसे जैसे आप इनको जोड़ते जाओगे तो ऊपर EMF क्या हो जाएगी, E1, जो कि मतलब सारी बराबर है, तो E प्लस E टिल N तक, टोटल कितनी होगी N। और नीचे जो इनका रेसिस्टेंस जुड़कर आएगा वो रेसिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, ये जो R1, इसका 1, ये 2, ये 3, टोटल N है, तो क्या हो जाएगा N टाइम्स R, प्लस बाहर वाला रेजिस्टेंस ये R। ये होगी आपकी I की इक्वेशन। यहाँ से जा रहा है करंट, I ऐसे ना जाकर करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो E सारे E जुड़ गए, डिवाइड बाई R प्लस NR या NR प्लस R, ये होगी I की इक्वेशन। अगर ये सारे के सारे E जोड़ दिए गए तो ये NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR। और आप ध्यान से देखोगे, अगर आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत छोटा, मान लो आपने एक छोटा सा बल्ब लगा रखा है, कोई एक छोटा सा बल्ब आपने लगा रखा है, तो आपका जो करंट होगा वो एक्सटर्नल R क्या हो जाएगा, बहुत कम, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मतलब R इज वेरी वेरी स्मॉल देन N टाइम्स R। इंटरनल रेजिस्टेंस थे, और अगर R बहुत छोटा होता है तो उस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE डिवाइड बाई NR। अगेन N इज इंडिपेंडेंट ऑफ कितनी आप यूनिट लगा लो। जितना करंट 1 से जाता है उतना ही करंट 5 बैटरी से जाएगा, उतना ही 10 बैटरी से जाएगा। ये हो गया आपका करंट, ये हो गया N टाइम, भाई N 1 है, 2 है, 3 है, N टाइम्स E हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो N E पर या N पर डिपेंडेंट है, E पर डिपेंडेंट है भाई। एक अगर देखो, ये एक बैटरी लगा दी मैंने, ये एक R लगा दिया छोटा सा, इसका R है, ये है E, तो यहां पर आपकी करंट की वैल्यू क्या हुई, I इज इक्वल टू E अपॉन R हो गई। यही इक्वेशन आपकी यहां निकल कर आई है, देखो ये वाली, I इज इक्वल टू E अपॉन R, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो करंट थ्रू वन सेल होगा वही करंट थ्रू ऑल द सेल्स निकल कर आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है जैसे जैसे आप EMF को जोड़ते जा रहे हो। और ये होगा सीरीज वाले केस में, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। व्हेन द EMF सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल negligibly, then current through all the sources is equal to current through each source. Okay, so it is independent of number of cells. ओके, आए समझ में?
इसमें 2-3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, जो कि एक एरिया वाली जो मैंने बताई, एरिया के इंडिपेंडेंट होगा करंट अगर कनेक्टेड है तो, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी वाला जो आता है, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा ये करंट सोर्स। मतलब लॉ को नॉर्मली लगता है लॉजिकली कि अगर ईएमएफ सोर्स हम बढ़ाते रहेंगे ईएमएफ सोर्स तो करंट ज्यादा होगा, और होता भी है। बट इसमें स्पेशल केस ये आता है कि जनरली अगर आउटर रेजिस्टेंस जो होगा निग्लिजिबल हो, जो कि आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा और नीट के प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो लेट अस सी दोस क्वेश्चंस, आप उनका आंसर देना। ये आता है आपका पहला कि ए सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। एज द आर इज इंक्रीज, जैसे जैसे आर को इंक्रीज करेंगे तो वी और आर का प्लॉट कैसा होगा, वी और आर का। तो ये देख लो जी, वी और आर का आपका ग्राफ आंसर हो जाएगा बी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे यूं जाएगा। मैक्सिमम जो आपके पास वी होगा वो ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वी ई के बराबर हो जाएगा। और जब आपका आर क्या हो, जब आपका आर 0 है तो वी भी क्या हो जाएगा, 0। ये है ऐसे, ये हो गया, आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एक आर, और यहाँ पर एक ईएमएफ सोर्स, और इसका रेजिस्टेंस है आर, ये आर। तो इसके अक्रॉस अगर ये वेरिएबल है तो इस इन पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर वोल्ट मीटर लगाऊं तो उसकी वेरिएशन V वर्सेस आर क्या होगी, तो ऐसे होगी, ना कि V इज इक्वल टू आई आर वाली, जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R दिख रहा है। अगर आपने R बढ़ाया तो V बढ़ेगा। देखो V इज इक्वल टू आई आर, तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन टफ है, दिख रहा है, बट थोड़ा सा लॉजिकली आप लगाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर ऐसा है, ये आपका R होगा, ये आपका V होगा। आपने जैसे जैसे R बढ़ाया वैसे वैसे V बढ़ता है, पता है, बट इस इक्वेशन में ऐसा नहीं है। You need to think twice while solving physics because it is mathematically झोल, और मैथमेटिकल झोल समझने के लिए थोड़ा लॉजिक और चाहिए, रीजनिंग और चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और था, ये किधर गया, अयो क्वेश्चन खो गया रे बाबा, ये रहा। ये प्रीवियस ईयर 2018 में फॉर्मर पेपर में आया हुआ है, 2018 में। ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, सबका रेजिस्टेंस आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वही वाली बात होगी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका क्या कर दिया, 0। देखो ये एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, सबका आर 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 है। बाहर से जो रेजिस्टेंस लग रहा था उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, जैसे बाहर का रेजिस्टेंस शॉर्ट किया, आर की वैल्यू हो गई 0, तो आपके पास जो ई आई की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, एन से एन कट गया, तो डिपेंडेंट है ही नहीं एन के ऊपर। आप एक बैटरी लगाओगे तो भी आई की वैल्यू वही आएगी, 10 बैटरी लगाओगे तो भी आई की वैल्यू वही आएगी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें भी हमें शायद लग रहा था ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, ये है। These are logic, मतलब जल्दबाजी में ऐसा होता है, when you are not playing with equations you will have to face the music, you'll have to face the music का मतलब तुम्हें भसड़ का सामना करना पड़ेगा। तो डोंट फेस भसड़, जस्ट कीप मेहनत, ठीक है, कीप ऑन मेहनत करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, मैथ्स को समझते जाओ, लॉजिकल लगाते जाओ एंड ट्रिक्स को समझते जाओ। तो ये एक्चुअली में बहुत तगड़ी शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं थी इसमें, बट यस एक इनसाइट थी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एनी टू थिंग्स। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि इतना आसान क्वेश्चन दे ही क्यों सकते हैं, इतना लॉजिकल इतना इजी क्वेश्चन क्यों देंगे, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कुछ अलग चीजें अगर आपको लगी हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और आगे मैं क्या कौन से टॉपिक के ऊपर करूं ऐसा भी आप सजेशन दे सकते हो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।